नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दिल्ली दंगे को 1 साल हो गया। मैंने दिल्ली दंगा जब हुआ था या दिल्ली दंगा होने के 2 महीने पहले भी एक बात कही थी, दंगा हो सकता है। दंगा होने के बाद मैंने कहा दंगे की जिम्मेदारी एनडीटीवी, द वायर, न्यूज क्लिकिंग इन, न्यूज लॉन्ड्री, द कारवां, ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स या डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया जिनके मैंने नाम लिए, उनकी जिम्मेदारी है। क्यों मैंने ये कहा? बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं। देखिए, फेक न्यूज पे तो बात करेंगे कि भाई किस प्रकार से इन्होंने 2017 में अल्ट न्यूज के उस टकले को, प्रतीक सिन्हा को बताया कि भाई ये नया अवतार है एंड ही विल बर्स्ट फेक न्यूज मेकर्स को, ये डिस्ट्रॉय करेगा। गुड, तो 2 फेक न्यूज लेटेस्ट दिखा देता हूं। एक ये कोविड पे है जो कि एनडीटीवी और द वायर दोनों ने फैलाया कि भाई साउथ अफ्रीका जो है कोविड-19 के जो भारत से वैक्सीन गए हैं उनको लौटा रहा है। साउथ अफ्रीका के हेल्थ मिनिस्टर को खुद सामने आना पड़ा और कहा कि भाई ये फेक न्यूज है। दूसरा सिद्धार्थ वरदराजन का। अब सिद्धार्थ वरदराजन का ये ट्वीट जो था कि ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ नवनीत जो है उसको पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने गोली मार दी। आप समझिए कि 26 जनवरी को जो कुछ भी 2021 को हो रहा था, उस दंगे में आग में घी डालने का काम है कि नहीं है ट्वीट। लेकिन भाई साहब, सिद्धार्थ वरदराजन है तो कुछ भी पॉसिबल है कि नहीं। सबसे पहले आरफा खानम के झूठ को काउंटर करते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों ने उस दौर में, मैंने जो ये वीडियो दिखाया वो उस सीए एनआरसी के वक्त का है। एनआरसी का अभी भी ड्राफ्ट नहीं आया। जब सीए आया था तो सीए ये कहता है कि भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले माइनॉरिटी को उनका हक दिया जाएगा, उनको यहां पे जो है नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें यह कह रहे हैं कि भाई अहमदिया और शिया पे भी तो अत्याचार हो रहा है। मिस आरफा खानम शेरवानी, लेट मी टेक यू 70 years बैक, अराउंड 71 years बैक, जब भारत में 2 नेशन थ्योरी की बात चल रही थी तो सबसे ज्यादा हिंसा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा हिंसा करने वाली जो कौम थी वो मुसलमान की। ऐसा नहीं था कि शिया ने नहीं किया हो, सुन्नी ने नहीं किया हो या अहमदिया ने छोड़ दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। सबने बराबरी के साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार किया था और 2 नेशन थ्योरी की मांग की थी। देश के गृह मंत्री ने, आपने सुना कि कुछ अपने शब्दों में ही साफ तौर पर यह कहा कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले, यानी इस्लाम के अलावा, भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन 3 पड़ोसी देशों से आने वाले लोग जिनको अपने देशों में सताया जा रहा हो, परेशान किया जा रहा हो, भारत उनको शरण दे सकता है। यानी अगर किसी हिंदू को पाकिस्तान में सताया जाता है, हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति को, तो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन वो कर सकता है। लेकिन अगर ये व्यक्ति, सताए जाने वाला जो व्यक्ति है, वो अहमदिया मुसलमान है या शिया मुसलमान है, आपने देखा है कि पाकिस्तान में कितना जुल्म होता है इन दोनों जो समुदाय हैं उनके लोगों को। अहमदिया को तो वहां पर मुस्लिम जो स्टेटस है वो भी नहीं दिया जाता, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम भी नहीं माना जाता। तो भारत के दरवाजे अहमदिया या शिया मुसलमानों के लिए बंद होंगे। ये भारत की नई तस्वीर, नई परिभाषा बनाने की कोशिश की जा रही है। आरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि भाई अहमदिया और शिया पे भी अत्याचार हो रहा है तो उनको भी तो नागरिकता मिलनी चाहिए। पहली बात, 2 नेशन थ्योरी के बंटवारे के बाद वहां के शिया के साथ क्या हो रहा है या अहमदिया के साथ क्या हो रहा है, आई डोंट गिव अ फकिंग डैम अबाउट दैट। क्योंकि इन लोगों ने भाई धार्मिक मजहबी बंटवारे कराए थे। भारत के 3 टुकड़े हुए थे 1947 में। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए तथाकथित रूप से 56 मुल्क है भाई जहां पे ये आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, वहां की नागरिकता ले सकते हैं अगर चाहें तो। पर हिंदुओं को नागरिकता देने वाला भारत के अलावा कोई देश नहीं है। तो हिंदुओं को, पाकिस्तानी हिंदुओं को क्यों नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, ये आपके नफरत का मैं कारण समझ नहीं पा रहा हूं। इस सीए बिल में भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुसलमान, सिर्फ मुसलमान हो, हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनका कुछ जा ही नहीं रहा है ना। इवन उनको पेपर भी नहीं दिखाना। कौन बोल रहा है कि सीए में पेपर दिखाना चाहिए? पर आप लोगों ने डेलिबरेटली, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं,
एनडीटीवी और द वायर स्पेशली इन लोगों ने डेलिबरेटली इंटेंशनली लोगों को भड़काया, मुसलमानों को एक्सप्लॉइट किया ताकि वो हिंसा करें। अब आप टाइमलाइन में जरा पीछे जाइए, जो कपिल मिश्रा बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको और एक्सपैंड करता हूं। जामिया की जब हिंसा हो रही थी तो सिर्फ जामिया में उत्तेजक नारे नहीं लग रहे, अलीगढ़ में जब नारा लग रहा है कि खिलाफत 2.0, आपको पता है कि खिलाफत आंदोलन किस लिए हुआ था भारत में? सबको पता है। तो भारत में आजादी के 70 साल बाद खिलाफत 2.0 अगर दीवारों पे लिखे जाएंगे तो उसका मतलब तो हमें डेंजर ही समझ में आएगा। कोई शर्जील इमाम है जो कह रहा है कि गांधी इस देश का 21वीं सदी का दुनिया का सबसे बड़ा फासिस्ट है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि गांधी क्या है। अगर वो आपके पूज्य हैं, महात्मा हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, तो शर्जील इमाम को किस प्रकार से रवीश कुमार और आप लोगों ने अपने अपने एपिसोड में 1 घंटे तक डिफेंड करा है, वो निकाल के देख लीजिए। बड़ी बात क्या है कि आप लोग हिपोक्रेट हैं। इनफैक्ट छोटा टर्म है, आप लोग बड़े लेवल के दलाल हैं जो भारत के हिंदुओं का अत्यंत उनसे इतना ज्यादा नफरत करते हैं। आपकी सुरमई अखियों में तो, आरफा खानम की सुरमई अखियों में तो मैंने अक्सर गजवाए हिंद का ख्वाब देखा, ईमान से कसम से बता रहा हूं। जिस प्रकार से यह बंदी पत्रकार थी, पत्रकार का काम होता है सरकार के दोनों तरफ की बात सुनाना, विपक्ष की बात चलो जो विरोध कर रहे हैं, दूसरी बात की सरकार की बात। इस बिल में एनआरसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है। एनआरसी जो 2009 में असम में लागू हुआ था, वहां के हाई कोर्ट के देखरेख में लागू हुआ था। एनआरसी भारत में लागू होना और आसाम में लागू होना दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि हर स्टेट के हालात अलग हैं। मैं बिहार में हूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि सीमांचल में इस वक्त 30% से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। अब मेरा एक सवाल है कि जो इनलीगल रूप से बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं, उनके लिए भारत का हिंदू क्यों टैक्स पे करे? या फिर भारत के लोगों को या सरकार को पता तो होना चाहिए कि ये इनलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो कम से कम भारत सरकार के द्वारा जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ वो क्यों उठाए? वो तो नहीं उठाना चाहिए। तो इसी वजह से एनसीआर के बाद एनपीआर भी जरूरी है। लेकिन जिस प्रकार से भारत के मुसलमानों को भड़काया गया, उसका 2 कारण था। बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में एक पॉलिटिकल वोट बैंक बनते जा रहे हैं, चाहे वो सीमांचल में हो, बंगाल में हो या असम में हो। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बात भी आप लोग को शर्म आनी चाहिए। द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन को और आरफा खानम शेरवानी को शर्म आनी चाहिए। पहली बात, ये देश जब बंटवारे में गया था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, गणतंत्र हुआ था 1950 में, और उस वक्त तक संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। लेट 70s में, इनफैक्ट मिड 70s में, 1976 में अमेंडमेंट हुआ और सेकुलर शब्द जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो आरफा खानम शेरवानी, तुम यहां भी झूठ बोल रहे हो। सेकुलर मुल्क का निर्माण नहीं हुआ था। दूसरी बात, इस देश में जब एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक इस देश के माइनॉरिटी का है, और बाई एंड लार्ज हम सब जानते हैं कि माइनॉरिटी मतलब मुसलमान होते हैं। कमाल की बात है ना। हैदराबाद पाकिस्तान में दे दिया, कराची, लाहौर, ढाका सब दे दिया। उसके बाद भी इस देश के हिंदुओं को कहा जाता है कि तुम 2म दर्जे के नागरिक हो और इस देश के संसाधनों पे तुम्हारा पहला हक नहीं है। भाई साहब, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा पहला हक हो, नहीं, लेकिन बराबरी का तो हक हो। पहला हक इस देश का एक सेकुलर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैसे कह सकता है कि मुसलमान का है, माइनॉरिटी का? आप समझिएगा आरफा खानम शेरवानी। इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि तो अभी अरफा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं पूछ रहा कि तुम ताहिर हुसैन का जब वो हत्या करके भागा तो उसको शरण देने में क्यों शामिल थे। अभी अरफा नहीं है तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुमने उसका वीडियो मस्जिद में बैठा के बना के मीडिया में रिलीज क्यों किया, पहले पुलिस को बताना चाहिए था। मैं वो नहीं पूछना आप क्या उसमें मुसलमान थे? मैं क्योंकि मतलब स्टैटिस्टिकली फिर से बताता हूँ ये, क्योंकि ये सवाल आपने शुरू में भी पूछा कि आपने एक ही समाज के लोगों की मदद की, दूसरे की मदद नहीं की। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, दिल्ली दंगों के दिल्ली सरकार का रिस्पांस की जिम्मेदारी किसको दी गई? वक्फ बोर्ड को दी गई। वक्फ बोर्ड का मैंडेट क्या है? क्या वक्फ बोर्ड सेकुलर संस्था है? क्या वक्फ बोर्ड सभी धर्मों के लिए काम करती है? नहीं करती ना।
वक्फ बोर्ड एक धर्म के लिए काम करती है, उसका मैंडेट है रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन उसको दिल्ली दंगों की रिलीफ का जिम्मेदारी। अब आते हैं कपिल मिश्रा के द्वारा दिए गए काउंटर जवाबों पे। कपिल मिश्रा जी ने कहा कि उनके ऊपर एक इल्जाम है कि जाफराबाद में जब ये प्रोटेस्ट कर रही थी रातों रात वहां भी शाहीन बाग जैसा मंच बन गया था। सबसे पहले आरफा खानम शेरवानी और रवीश कुमार, इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप किसी भी कानून के विरोध में किसी भी मुख्य सड़क को जाम नहीं कर सकते। अब मैं पटना में हूं मान लीजिए और आप बेली रोड को जाम कर दीजिए तो मैं आऊंगा जाऊंगा कैसे? ये तो मुझ पे एक तरह से ये कह रहा है, ये तो ब्लैकमेलिंग हुई गन पॉइंट पे। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने या किसी भी कांग्रेसी ने आजादी के पहले ऐसे प्रोटेस्ट किया था। इनफैक्ट जो भी गलत तरीके थे उसके विरोधी थे। चौरी चौरा कांड में जब हत्या हो गई तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने खत्म कर दिया था। यानी आपकी जो इंटेंशंस थी वो ये थे कि सरकार को ही नहीं, इस देश के हिंदुओं को मजबूर करो। कैसे मजबूर करो? सड़कों को जाम करके। नहीं, ये तरीका नहीं है। अन्ना आंदोलन भी हुआ था इस देश में, रामलीला मैदान में हुआ था, प्रगति मैदान में हुआ था, वहां नहीं हुआ था जहां आप कर रहे हो। आपको यह संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन यह हक नहीं देता कि आप एक चलती फिरती सड़क को जाम कर दें और वहां पे महिलाओं को बिठा दें ताकि उस पर लाठीचार्ज भी ना हो जाए। और अगर सरकार सिस्टम जिनको ये सब कुछ ब्रेक करना है वो नहीं करेगी और लोगों की परेशानी बढ़ेगी तो उसका कंसीक्वेंसेस होगा। और ये कंसीक्वेंसेस एक दो दिन में नहीं आया था। आप टाइमलाइन में गलत जा रहे हैं और बार बार ये बात कपिल मिश्रा जी ने भी कही है। जामिया इस्लामिया हुआ, हमने यमुना पार देखा कि किस प्रकार से सीलमपुर में दंगे हुए, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। उस वक्त तो कपिल मिश्रा ने कोई बयान नहीं दिया था, उस वक्त तो किसी भी हिंदू ने प्रवोक नहीं किया था। और आपको अगर लगता है कि ये दंगे सिर्फ दिल्ली में हुए तो आप गलत। दिल्ली के अलावे अगर आपको देखना है कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ तो एक बार अपने आप को फ्लैशबैक में ले जाइए, नहीं लेके जाइए। प्रोटेस्ट के नाम पे हमने देखा कि किस प्रकार से ट्रेन जलाया गया, ट्रेन की पटरियों को उखाड़ा गया, ट्रेनों पे पत्थर मारे गए, बस पे पथराव हुआ। दिल्ली में आईपीएस ऑफिसर को दिल्ली दंगों से पहले मारा गया था। आरफा खानम शेरवानी, सिद्धार्थ वरदराजन, एनडीटीवी के रवीश कुमार, प्रणव रॉय, आप लोग असल जिम्मेदार थे क्योंकि आप लोगों ने मुसलमानों के अंदर जहर भरा कि सीए तुम्हारी नागरिकता छीनने के लिए। कोरी गप, झूठ। आज सीए को एक्ट बने हुए काफी समय हो गया है। इस देश में कितने प्रतिशत मुसलमानों की नागरिकता चलेगी? आई बेट, बताइए आप मुझे, कितने लोगों की नागरिकता गई? यानी आप लोगों ने जो झूठ बोला, षड्यंत्र रचा, आप चाहते थे यही हो। क्यों चाहते थे? मैं उस वक्त भी कह रहा था, आप लोग इंटेंशनली चाहते थे कि अगर ऐसा दंगा फसाद होगा तो भारत का इमेज, मोदी का इमेज खराब करेंगे, भारत के जीडीपी को गिराने की। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये किसान प्रोटेस्ट भी वही है, पार्ट 2 है। 74,000 करोड़ का अब तक का लॉस हो गया और 48,000 करोड़ का टोटल तेजस का ऑर्डर है, जिसमें से 83 फाइटर प्लेन हमने खरीद लिए। इस देश के जीडीपी को बर्बाद करने वाले आप लोग हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से के साथ कह रहा हूं, कारवा के द्वारा फैलाए गए फेक न्यूज हो या फिर दवायर के द्वारा, इनफैक्ट मैंने दवायर का नाम दलायर रखा है, दलायर के द्वारा या फिर एनडीटीवी के द्वारा, इंटेंशनल। अब ये कोविड के ऊपर आपने क्यों ये झूठ फैलाया? क्या सोर्स था इसका, आप बताएंगे? ये साउथ अफ्रीका के हेल्थ मिनिस्टर को बयान देना पड़ता है कि कहां से ये फेक न्यूज चला, मुझे पता नहीं है। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है। आप ऐसा नहीं कि अभी से विरोध में, आप 2014 के पहले से मोदी के विरोध में थे। आपकी समस्या ये है कि मोदी सफल कैसे हो रहा है। मोदी राफेल भी खरीद रहा है, अपाचे चिनको भी खरीद रहा है, S-400 भी खरीद रहा है, डिफेंस में, नेवी में, हर तरफ काम हो रहा है। फाइटर प्लेन भी अब इंडिया में बनने लगे। जहां 10 साल से एक तेजस का वेरिएंट नहीं बन रहा था, अब 4-5 वेरिएंट बन रहे हैं। इतना कुछ मोदी कैसे कर ले रहा है? महंगाई, वास्तविकता आप समझिएगा तो आपको दुख होगा। महंगाई अभी भी अपने 6 साल के निचले स्तर पे है। महंगाई दर 10% थी कांग्रेस के टाइम में, आज 4-4.5% पे अटकी हुई है।
और फिर भी रवीश कुमार और ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, पेट्रोल के प्राइस हाई है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। इस वक्त व्यूज कम आ रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन लेकर के, या मुझे पेटीएम कर सकते हैं, या फिर आपको और पेमेंट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि फ्री जर्नलिज्म बची रहे, क्योंकि मैंने बाकी यूट्यूब जो राइट विंग के हैं या फिर जो सनातन धर्म के संबंध में बात करते हैं उनका स्टाइल मैंने छोड़ दिया। मैं डेली के न्यूज सुनाना बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तक वो बातें पहुंचे, आपके लिए मैं वो बातें बताऊं जो बाकी यूट्यूबर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका डेटा प्लान बहुत कीमती है। आप उसे खर्च करते हैं इस विश्वास पे कि आज कुछ नया, कुछ अलग सुनने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जय श्री राम। मां भारती आप सबका कल्याण करे।